नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले अलवर से। अलवर जिले में खरेली नाम का गांव पड़ता है और इसी खरेली में रहने वाला मोनू कुमार जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है, वह ट्रक चलाया करता था। अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था, लेकिन मोनू कुमार के अंदर सबसे बड़ी दो कमियां होती हैं। एक तो वह शराब पीने का बहुत आदी होता है, दूसरी गलती ये होती है कि वह गैर महिलाओं में ज्यादा दिलचस्पी रखा करता था। मोनू कुमार लंगोट का ढीला होने की वजह से जितने भी पैसे कमाया करता था, उन सारे पैसों को गैर औरतों पर उड़ा दिया करता था। अब इसके परिवार में इसकी धर्मपत्नी भी होती है, जिसका नाम ऊषा होता है। ऊषा भी कुछ कम नहीं होती है। ऊषा को सजने संवरने का बड़ा चाव होता है। वह नए नए कपड़े खरीदने की काफी शौकीन होती है, नए नए गहने पहनने की काफी शौकीन थी। लेकिन कपड़े तो उसको फिर भी मिल जाया करते थे, लेकिन उसकी गहने नहीं मिले करते थे। वह 4 साल से अपने पति मोनू कुमार को सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मेरे लिए एक सोने की चैन खरीद दो। लेकिन इसका पति मोनू कुमार अपनी पत्नी की बातों को एक कान सुनता था तो दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करता था। दिन गुजरते चले जाते हैं, यहाँ तक वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। आखिरकार एक तारीख आ जाती है, जैसे कि 20 अक्टूबर 2025 का दिन शाम के 6 बजे के आसपास मोनू कुमार अपनी पत्नी उषा के पास फोन कॉल करता है। उषा को कहता है आज मैं गांव में आ रहा हूँ। उसी समय उषा बेहद खुश हो जाती है। उषा अब सोचने लगती है कि आज के समय उसके पति उसके लिए एक सोने की चैन जरूर लेकर आएगा, लेकिन उसका ये सपना टूटने वाला होता है। दूसरी तरफ मोनू कुमार जैसे ही गांव के नजदीक ही अपना ट्रक लेकर पहुंचता है, तो पास के ही ठेके पर चला जाता है। वहां से शराब खरीदता है और शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद गांव के बिल्कुल नजदीक आकर अपने ट्रक को रोक देता है। पास में ही एक मेडिकल शॉप की दुकान होती है, वहां मेडिकल शॉप पर जाता है, वहां से कुछ कॉन्डोम भी खरीद लेता है। कॉन्डोम खरीदने के बाद वह सीधे अपनी ट्रक को लेकर अपने घर के सामने आ जाता है। मोनू कुमार जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसकी पत्नी उषा देवी खुश हो जाती है। उषा का सिर्फ एक ही सपना था कि उसके लिए उसका पति सोने की चैन खरीद कर लाया होगा, लेकिन जैसे ही मोनू कुमार के घर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसकी पत्नी उसे देखती है कि वे शराब के नशे में धुत होता है और उसके हाथ में एक कॉन्डोम का पैकेट भी होता है। उषा अपने पति मोनू को पूछने लगती है कि आज भी तुमने मेरे लिए सोने की चैन नहीं लेकर आए होंगे। मोनू ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए सोने की चैन नहीं खरीद पाया। लेकिन अगले 1 साल के अंदर मैं तुम्हारे लिए सोने की चैन खरीद दूंगा। लेकिन यहाँ पर उषा के सारे सपने टूट जाते हैं। उषा को इस बात पर काफी गुस्सा आने लगता है। इसके बाद इसका पति मोनू कुमार इसको कहने लगता है कि चलो कमरे के अंदर चलते हैं, थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं। लेकिन इसकी पत्नी उषा देवी इसके हाथ से कॉन्डोम का पैकेट छीनती है और उसके आगे ले जाकर चूल्हे में जला देती है। तब तक का वक्त गुजर जाता है। जब जो महिला ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है जब तक तुम मुझे सोने की चैन खरीद कर नहीं ला के दोगे, मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजारूंगी। गुस्से के वशीभूत होकर इसका पति मोनू कुमार इसको पकड़कर कमरे के अंदर ले जाता है और इसके साथ अपना वक्त गुजार लेता है। लेकिन आज मोनू कुमार ये गलती कर जाता है कि अपना वक्त गुजारते समय उसने अपनी पत्नी के साथ जब वक्त गुजारता है, तो आज कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया था। और इसका इस्तेमाल ना करने की गलती ये दोनों कर जाते हैं। इसका खर्जाना आगे चलकर इन दोनों को, पति पत्नी को, भुगतना पड़ेगा। इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। दोनों पति पत्नी अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। सुबह हो जाती है, तो सुबह के समय इसका पति खाना खाने के बाद अपना ट्रक लेकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसकी पत्नी उषा देवी सोचने लगती है कि इसका पति तो उसको जीवन भर सोने की चैन नहीं खरीद कर देने वाला। अब तो उसको ही सोने की चैन खरीदनी पड़ेगी। और इस तरीके से इसकी पत्नी उषा देवी गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। उषा देवी अब अपनी खुशियों को कहीं और तलाशना शुरू कर देती है। वह ऐसे इंसान की तलाश करने में लग जाती है जो उसको खुशियों का ख्याल रख सके, उसके लिए नए नए कपड़े खरीद सके और उसके लिए अच्छे खासे गहने खरीद कर दे सके। दिन गुजरते चले जाते हैं। 3-4 दिन का वक्त गुजरने के बाद इसके घर पर एक इसकी पड़ोसन आ जाती है। उस पड़ोसन का नाम बिमला देवी होता है। बिमला इसके घर के अंदर प्रवेश करती है, तो बिमला की नज़र जो है उसके गले में पड़ती है। उसके गले में मोटी चैन होती है। अब जैसे ही उसे इसके गले में चैन को देखती है, तो उषा कहती है कि पड़ोसन बिमला देवी को कहने लगती है, तुम्हारे पति भी एक ड्राइवर है और मेरे पति भी एक ट्रक ड्राइवर हैं। तुम्हारे पति ने आके तुम्हें सोने की चैन कैसे खरीद ली? तो बिमला उषा को कहने लगती है कि नहीं, ये मेरे पति ने नहीं खरीदी है, मैंने खुद अपने पैसों से खरीदी है। अब इस बात को वो सोच में डूब जाती है और वो कहती है तूने कहाँ से खरीदी है? अब इस तरह से बिमला देवी अपनी पूरी पोल पट्टी खोलते हुए उषा को कहने लगती है
ये चैन मेरे पति ने नहीं खरीदी, बल्कि ये तुम्हारे गांव के एक सुनार हैं जिसका नाम सोनू है। क्योंकि सोनू सुनार घर के रात के समय घर अंदर बुला लेता, उसने मुझे चैन गिफ्ट कर दी थी। अब जैसे ही उषा की नज़र जो है कमला की इन बातों पर पड़ती है तो सोचने लग जाती है क्यों ना मैं भी इस जो है सुभाष सुनार को अपने जाल में फंसा लूं। जैसे ही मैं इसको जाल में फंसा लूंगी तो मेरी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। इस तरीके से उषा गलत फैसला उठा लेती है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद बुमला देवी इसके घर से चली जाती है और फिर इसके बाद उषा शाम के करीब 7 बजे के आसपास अपने घर का दरवाजा बंद करती है और फिर सुभाष सुनार की दुकान पर चली जाती है। सुभाष की दुकान पर कोई भी दूसरा तीसरा ग्राहक नहीं होता है और उसी समय महिला उसकी दुकान के अंदर प्रवेश कर जाती है। और सुभाष सोनार की नजरें जब इस महिला उषा पर पड़ती है तो सुभाष सोनार अपना आपा खो बैठता है। इसकी सुंदरता को देखकर इसकी नियत में कमी आ जाती है। सुभाष सुनार लंगोट का डीला होता है। लंगोट का डीला होने की वजह से वह इस महिला को कहने लगता है कि उषा, तुम काफी दिनों के बाद मेरी दुकान पर आई हो। उषा हंसते हुए मुस्कुराते हुए सुभाष सुनार को कहती है कि मुझे एक सोने की चेन खरीदनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब जैसे ही पैसे वाली बात सामने आती है तो सुभाष सुनार उसी समय सारी बातों को समझ जाता है। सुभाष सुनार कहने लगता है कि मैं तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सोने की चैन फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। उषा भी ये सारी बात सोचकर इसकी दुकान पर आई थी। उषा सुभाष सुनार से भी 4 कदम आगे की होती है। अब सुभाष सुनार कहने लगता है कि मैं तुम्हें सोने की चैन जरूर दे सकता हूँ, लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। इस तरह से उषा कहने लगती है कि आज तुम मेरे घर पर आ जाना, लेकिन तुम जब भी मेरे घर पर आओगे तो सोने की चैन जरूर लेकर आना। और इस तरीके से सुभाष सुनार मान जाता है और इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। उषा देवी खुश होकर अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वह अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। रात होने का इंतजार किया जाता है। जैसे ही रात होती है, रात के करीब 11 बजे के आसपास वक्त होता है, फिर उषा देवी सुभाष सुनार के पास फोन कॉल करती है। सुभाष को बोला जाता है कि अगर तुम बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो तो जल्दी से मेरे घर पर जाओ, लेकिन घर पर आने से पहले सोने की चैन जरूर साथ में लेकर आना। सुभाष सुनार उसी समय अपने घर से अपनी पत्नी को झूठ बोलकर अपनी दुकान से एक सोने की चैन लेकर उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है। थोड़ी देर के बाद सुभाष सुनार इसके घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देने लग जाता है और फिर ये महिला उषा देवी घर का दरवाजा खोल देती है। उषा देखती है कि सुभाष सुनार सोने की चैन हाथ में लिए उसके घर के सामने खड़ा है। उषा वह सोचने लगती है उसके सारे अरमान पूरे हो चुके हैं। इसके बाद उषा देवी सुभाष सुनार को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है। फिर उषा देवी सुभाष सुनार के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाती है। ये दोनों अपनी ही मर्जी से गलत काम को करते रहते हैं और इस गलत काम को तब तक करते हैं तब तक दोनों का मन खुश नहीं होता है। जैसे इन दोनों के मन की खुशी मिलती है, उसके बाद ये महिला उषा देवी सुभाष सुनार को कहने लगती है, मुझे सोने की चैन जल्दी से दे दो। और फिर सुभाष सुनार इसको सोने की चैन दे देता है। सुभाष सुनार कहने लगता है कि अब तो मैं तुम्हारे घर पर आता जाता रहूंगा। उषा भी अपने मन में सोचने लगती है कि अब इसको सुभाष सुनार का साथ मिल चुका है, उसकी सारी गहने की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन उषा नहीं जानती थी कि भविष्य में चलकर आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। आज के समय में ये सुनार उसके साथ वक्त गुजार लेता है और रात के ही समय उसके घर से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। इस तरीके से उषा देवी अब बेहद खुश रहने लगती है। जब भी उषा को मौका मिलता था, समय मिलता था, वही सुभाष सुनार के पास फोन कॉल किया करती थी और सुभाष सुनार इसके घर पर आ जाया करता था। दोनों मिलकर अपना वक्त गुजार लेते थे और फिर सुबह होते ही वो घर निकल जाया करता था। फिर उसी समय पैसे लेकर अपना समय गुजारने में व्यस्त हो जाती थी। दिन गुजरते चले जाते और एक तारीख ऐसी आ जाती है, 1 नवंबर 2025 का दिन शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है और उषा का पति मोनू कुमार अपने ट्रक के अंदर बैठा हुआ था। आज उसको एक दोस्त भी होता है जिसका नाम मनीराम होता है। मनीराम भी एक पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है, लेकिन मनीराम बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का होता है। वह मोनू कुमार उस मनीराम को कहने लगता है कि चलो आज मेरे घर पर चलते हैं और तुम रात मेरे घर पे ही गुजार लेना। मनीराम भी मान जाता है और फिर रात के करीब 9 बजे के आसपास मोनू कुमार अपने दोस्त मनीराम को लेकर अपने घर पर आ जाता है। मनीराम जैसे ही इस घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि मोनू कुमार की पत्नी उषा काफी खूबसूरत है और उसकी पत्नी को देखकर मनीराम की भी नियत में कमी आ जाती है। मनीराम सोचने पर मजबूर होता है कि इतनी खूबसूरत महिला मोनू कुमार के घर के अंदर है, लेकिन मोनू कुमार फिर भी कहीं और अपना दिल लगाता है। लेकिन वहां पर मनीराम अपने दोस्त को कहने लगता है कि चलो
बैठकर कुछ देर तक शराब पीते हैं और इस तरह के इसका दोस्त भी मान जाता है। फिर ये दोनों बैठकर घर के अंदर शराब पीना शुरू कर देते हैं। मोनू कुमार अपनी पत्नी उषा को कहता है, हम दोनों के लिए तुम खाना तैयार कर दो, और इस तरीके से उषा देवी खाना बनाने लग जाती है। लेकिन मनीराम और उसका दोस्त मोनू कुमार लगातार शराब पीते रहते हैं। शराब पीते पीते मोनू कुमार इतनी शराब पी लेता है जिसके कारण उसको गहरा नशा हो जाता है। और ज्यादा शराब पीने के कारण जब उसको गहरा नशा हो जाता है तो मोनू कुमार खाना खाने से पहले ही अपनी चारपाई पर लेटकर गहरी नींद में सो जाता है। अब मनीराम मौका तलाशने लग जाता है। मनीराम अपने दोस्त की पत्नी उषा को कहने लगता है कि भाभी, ये जो मेरा दोस्त है ये तो गहरी नींद में सो चुका है, ये सुबह से पहले इसकी आंख खुलने वाली नहीं है, लेकिन मुझे अपने घर पर जाना है। लेकिन उषा देवी का इरादा भी कुछ ठीक नहीं होता है। उषा मनीराम को कहने लगती है कि तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आज रात मेरे घर पर गुजार सकते हो। अब जैसे ही ये बात कही जाती है तो मनीराम उषा का इरादा समझ जाता है। मनीराम कहने लगता है कि देखो भाभी, घर में हम दोनों अकेले हैं और मेरा दोस्त गहरी नींद में सो चुका है और मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। उषा भी कहने लगती है कि कोई बात नहीं है, अगर तुम भी बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो तो डुबकी लगा सकते हो, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उषा कहती है कि मुझे अभी जो है 6,000 रुपये इसी समय देने पड़ेंगे। मनीराम के पास पैसे होते हैं। मनीराम का कोई अपना परिवार नहीं था और इस तरीके से मनीराम उसे अपनी जेब से 6,000 रुपये निकाल कर उषा को दे देता है। उषा को लालच आ जाता है और इस तरह से उषा खुद ही अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करती है और फिर मनीराम को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। और आज की पूरी रात इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं तब तक इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और इस तरह से जैसे ही दोनों के मन को खुशी मिलती है तो दोनों मनीराम और वो कहने लगता है कि भाभी, अब तो मैं तुम्हारे घर पर आता जाता रहूंगा। और इस तरह से मनीराम और उषा का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पूरी रात गुजर जाती है। आज पूरी रात मनीराम इसी घर में गुजार लेता है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो फिर मनीराम अपने दोस्त मोनू कुमार को कहने लगता है कि चलो काम पर भी चलना है। और इस तरह से मनीराम और मोनू कुमार दोनों खाना खाने के बाद अपना ट्रक लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उषा ने दो व्यक्तियों को एक ही समय में अपने इसके जाल में, अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। अब जब भी उषा का मन करता था वह सुभाष सुनार को अपने घर बुला लेती थी, या फिर जब भी इस मनीराम को बुलाने का मन करता था तो उसे बुला लिया करती थी और अपनी जरूरतों को पूरा कर लेती थी। इनसे कुछ पैसे भी लिया करती थी, लेकिन यह महिला नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। दिन गुजरते चले जाते हैं और इसके एक तारीख आ जाती है। 10 नवंबर 2025 का दिन शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है। उषा देवी अब सुभाष सुनार के पास फोन कॉल करती है। सुभाष सुनार को बोला जाता है कि मुझे 20,000 रुपये की सख्त जरूरत है। अब वो कहता है कि 20,000 रुपये तो मिल जाएंगे। अब सुभाष कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे घर आना है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? उषा कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम पैसे लेकर रात के समय मेरे घर पर आ जाना। इस तरीके से उषा देवी बेहद खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सुभाष सुनार भी खुश हो जाता है। रात होने का इंतजार किया जाता है। जैसे ही करीब रात के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सुभाष सुनार अपने घर से बाहर निकलता है। थोड़ी देर के बाद उषा के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है और उसके बाद सुनार जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाने लगता है तो फिर उषा की पड़ोसन विमला देवी होती है, वो इस सुनार को देख लेती है। विमला देवी जैसे ही सुभाष सुनार को उसके घर पर देखती है तो जो है विमला को बड़ा गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ उषा देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है और सुभाष सुनार को अपने घर के अंदर ले जाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच गलत कायम रिश्ते कायम होने लग जाते हैं और ये गलत काम तब तक किया जाता है तब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और इसके बाद सुभाष सुनार जो होता है उषा को 20,000 रुपये देता है। ये सारा काम खत्म करने के बाद सुभाष सुनार इसके घर से बाहर निकल चला जाता है। लेकिन विमला देवी ने आज सुभाष सुनार को इसके घर पर देख लिया था। विमला देवी सोचने लगती है कि उषा ने तो मेरा ही पत्ता साफ कर दिया। विमला देवी सोचने लगती है ये बात इसके पति को बतानी पड़ेगी, तभी इस बात का फैसला होगा, तभी इस बात का जो हल निकल सकता है। इस तरह से तारीख आ जाती है 10 दिसंबर 2025 का दिन। शाम के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। उषा का पति मोनू कुमार ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर अपने घर की तरफ आता है। विमला देवी इसको देखकर उसी समय में उसके पास चली जाती है। विमला देवी बीच रास्ते में ही ट्रक ड्राइवर मोनू कुमार को कहने लगती है कि तुम्हारी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हारे पीठ पीछे सुभाष सुनार तुम्हारे घर पर आता है, वह तुम्हारी पत्नी से मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी जो है सुभाष सुनार के साथ अपना वक्त गुजारती है।
जैसे ही मोनू बिमला की इन सारी बातों को सुनता है तो बेहद गुस्सा आने लगता है मोनू कुमार को। सोचने लगता है कि शायद उसकी पत्नी ने गलत रास्ता चुन लिया है। मोनू कुमार बिमला देवी की सारी कहानियों को सुनकर सीधा अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि हमारे घर पर सुभाष सुनार क्यों आता है। लेकिन उषा देवी अपने पति मोनू कुमार को कहने लगती है, तुम्हारे जरूर किसी ने कान भरे हैं, मेरे घर कोई भी नहीं आता है। और इस तरीके से उषा देवी अपने पति मोनू कुमार की आंखों पर काली पट्टी बांध देती है। मोनू कुमार अपनी पत्नी पर यकीन कर लेता है और उसके बाद मोनू कुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है। और आज पति पत्नी मिलकर अपना वक्त गुजार लेते हैं और आज भी इन्हें कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया था। दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर इसी दौरान जो उसका पति मोनू कुमार होता है अपनी पत्नी पर भी नजर रखना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं मोनू कुमार इस बात को सोचने लग जाता है कि उसको अपनी पत्नी पर नजर रखने की जरूरत है। और आखिर एक तारीख आई जाती है, 28 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। मोनू कुमार अपनी पत्नी उषा देवी को कहता है कि उषा, अब तो मैं 15-20 दिन के बाद ही घर पर लौटूंगा। उषा जैसे ही अपने पति की सारी बात को सुनती है तो बेहद खुश हो जाती है। उषा सोचने लगती है कि उसकी गैर हाजिरी में मेरा अच्छा समय गुजर जाएगा। ये दो चार बातें कहने के बाद इसका पति मोनू कुमार अपने घर से बाहर निकल चला जाता है। इसके बाद उषा देवी वे अपने प्रेमी मनीराम के पास फोन कॉल करती है। मनीराम ट्रक ड्राइवर को कहती है कि मुझे जो है 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, आज मुझे 10,000 रुपए दे देना। मनीराम ट्रक ड्राइवर इसको कहने लगता है कि आज मैं रात में तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त बिता लूंगा और तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। उषा देवी भी मान जाती है। दूसरी तरफ एक ट्रक ड्राइवर मनीराम बेहद खुश हो जाता है। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। मनीराम ट्रक ड्राइवर पैसे लेकर इसके घर पर आता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, लेकिन आज उसकी पड़ोसन बिमला देवी मनीराम को उसके घर पर देख लेती है। और बिमला अब सोचने लगती है कि महिला ने तो जाने कितने कितने लोगों से अपना चक्कर चला रखा है। अपने घर पर दरवाजा खोलती है। मनीराम जो होता है ट्रक ड्राइवर, वो उसके घर के अंदर चला जाता है। दोनों के बीच गलत काम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों इस गलत रिश्ते को कायम कर रहे थे उसी समय सुभाष सोनार का भी फोन कॉल आता है। उसी समय उसे बोला जाता है कि तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ। उषा मना करती है, लेकिन सुभाष सोनार जिद पर अड़ जाता है। सुभाष कहने लगता है कि आज मेरी पत्नी घर पर नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारना है। बस इस तरह से फोन कॉल काट दिया जाता है। उसी समय सुभाष सोनार अपने घर से बाहर निकलता है। रात के करीब 6 बजे के आसपास उषा देवी के घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देने लग जाता है। थक हार कर उषा देवी घर का दरवाजा खोल देती है। फिर जैसे ही सुभाष सोनार घर के अंदर आकर देखता है तो नजारा कुछ और ही होता है। सुभाष सोनार कहने लगता है कि ये लड़का कौन है। तब ये महिला सारी बातें सुभाष सोनार को बता देती है, लेकिन सुभाष सोनार को इस पर कोई मतलब नहीं होता है। और इस तरह से उषा देवी घर का मुख्य दरवाजा बंद करके इन दोनों लड़कों के साथ यानी सुभाष सोनार और अपने प्रेमी मनीराम के साथ अपना वक्त गुजारना शुरू कर देती है। लेकिन उषा नहीं जानती थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर दस्तक होने लग जाती है। उषा देवी जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज को सुनती है तो उषा अपने प्रेमी मनीराम और सुभाष सोनार को कहने लगती है कि हो सकता है कि मेरा पति आ चुका है। अब उषा देवी अपने इन दोनों प्रेमियों को कहने लगती है कि तुम मेरे घर से जल्दी से बाहर निकल जाओ। इसके बाद मनीराम और सुभाष सोनार दोनों ही घर की दीवार को फांद कर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब वो उषा देवी के घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने उसका पति मोनू कुमार खड़ा होता है। मोनू कहने लगता है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे कई दिन से बुखार आता है और मुझे चक्कर भी आते हैं। मोनू कुमार अपनी पत्नी को कहने लगता है कि मुझे किसी हॉस्पिटल में लेकर चलो। और इस तरीके से लगभग रात के जो है 10:30 बजे के आसपास उषा देवी अपने पति मोनू कुमार को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में चली जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर इस मोनू कुमार का मेडिकल चेकअप करता है और फिर मोनू कुमार को कुछ दवाइयाँ देता है और कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर मैं तुम्हें क्लियर बता सकता हूँ। इस तरह से मोनू कुमार कुछ दवाइयाँ लेकर अपने घर पर आ जाता है। एक दिन का वक्त गुजरने के बाद मोनू कुमार और उसकी पत्नी जो उषा होती है दोनों फिर से हॉस्पिटल में जाते हैं और फिर से डॉक्टर से मिलते हैं। और डॉक्टर साहब जब रिपोर्ट देखते हैं तो मोनू कुमार को कहने लगते हैं कि तुम्हें एक जानलेवा बीमारी एड्स हो चुकी है। जैसे ही एड्स का नाम जो है सुनते हैं तो दोनों के जो है पैरों तले जमीन खिसक जाती है और थर थर कांपने लग जाते हैं। इसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, हवाइयाँ उड़ जाती है। मोनू कुमार सोचने पर मजबूर हो जाता है आखिर इसको ये जो भयंकर बीमारी कैसे लग गई। इसके बाद मोनू कुमार अपनी पत्नी उषा को भी कहने लगता है तुम भी अपना चेकअप करा लो। और जैसे ही उषा का चेकअप कराया जाता है तो उषा की रिपोर्ट में भी एड्स
एक जानलेवा बीमारी जो है सामने आती है। इस तरह से इन पति पत्नी को एड्स हो चुका था, लेकिन डॉक्टर अब मोनू कुमार को एकांत में ले जाता है। मोनू कुमार को डॉक्टर कहने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी पत्नी ने किसी के साथ वक्त गुजारा हो, लेकिन मोनू कुमार कहने लगता है कि हाँ, ये भी हो सकता है। मोनू कुमार काफी औरतों के साथ अपना वक्त गुजारा करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मोनू कुमार के मन में यही बात घर कर जाती है कि शायद उसकी पत्नी की वजह से उसको एड्स हो चुका है। और दूसरी तरफ मोनू कुमार की पत्नी उषा देवी भी सोचने लग जाती है कि उसके पति की वजह से उसको एड्स हो चुका है। आखिरकार डॉक्टर इन दोनों को सद्भावना देते हैं और कुछ दवाइयाँ देकर इनके घर पर भेज दिया जाता है। अब रात के समय ये दोनों पति पत्नी अपने कमरे के अंदर लेट जाते हैं, दोनों को नींद आ जाती है। लेकिन जैसे ही रात के करीब 2:30 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो मोनू कुमार देखता है कि उसकी पत्नी को गहरी नींद आ चुकी है। मोनू कुमार के मन के अंदर काफी गुस्सा भरा होता है। वह सोचने लग जाता है कि उसकी पत्नी ने ही उसको ये जानलेवा बीमारी लगाई है। मोनू कुमार तुरंत रसोई में जाता है, चाकू उठाता है। चाकू उठाने के बाद उसी समय अपनी पत्नी के कमरे में जाकर चाकू से उसका गला जो है रेत देता है। अब गला काटने के बाद मोनू कुमार होता है रात के समय पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है और अपने आप को वहां पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। पुलिस वालों को बताया जाता है कि मेरे घर के अंदर मेरी पत्नी की लाश पड़ी हुई है। पुलिस इस से पूछताछ करती है, तो फिर मोनू कुमार वह पुलिस के सामने कहने लगता है कि मेरी पत्नी की वजह से मुझे एड्स हो गया। मेरी पत्नी ने ही मुझे HIV बीमारी जो है बना दी है। पुलिस इसके घर का दरवाजा जाकर देखती है तो सांप को बरामद करती है। फिर इस मोनू कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान क्या मोनू कुमार ने अपनी पत्नी को खत्म कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर सही काम किया था या गलत काम किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, इस कहानी को बनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, न किसी की भावनाओं को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था कि अगर किसी से यारी या मित्रता या दोस्ती करते हैं, तो आपको ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप अपनी मित्रता जो है घर से बाहर ही सीमित रखना। क्योंकि आजकल की जो मित्रता है, वो अगर आपकी बहन या आपकी बेटी या आपकी पत्नी अगर खूबसूरत है, तभी ज़्यादातर लोग मित्रता रखते हैं, अन्यथा मित्रता नहीं रखते हैं। तो आप अपने भी अनजान किसी भी मित्र को अपने घर पर लेकर कभी किसी तरीके से नहीं आना चाहिए और घर से बाहर ही अपनी मित्रता को कायम रखना चाहिए और सीमित रखना चाहिए। दोस्तों, बाकी इस वीडियो के माध्यम में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और ये वीडियो अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करना, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको जल्दी मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, यही मेरा उद्देश्य था। मिलता हूँ फिर नए किसी घटनाक्रम के साथ। इस घटनाक्रम में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।